तो मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये एस.आर. हरनोट की है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी और मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये कहानी सुनाऊँ जो कि आपको अपने स्वाभाविक अपने जीवन से रिलेट करेगी ये कहानी। और कहानी में सरल और सहज होना जितना कठिन है, कठिन और जटिल होना उतना ही सरल है। एस.आर. हरनोट की कहानियाँ पढ़ते हुए बार बार इसका एहसास होता है और मैं आपको ये कहानियाँ सुनाऊंगी तो आपको भी एहसास होगा। कई महीनों बाद गांव आया हूँ। माँ वहाँ अकेले रहती है। आज घर का दरवाज़ा खुला है, वरना ऐन तड़के दरवाज़ा ओढ़ कर माँ बाहर का काम निपटाने चली जाती है। सुबह का सारा वक्त गौशाला में बीतता है। पशुओं को घास पत्ती देते, गाय धोते, गोबर फेंकते। इस समय भी माँ भीतर नहीं है। मैं उसे कमरे में चला आया हूँ। सूरज निकलते ही पहली किरण माँ के कमरे में पड़ती है। आज किरणों के साथ मैं हूँ। कमरा जितना अपना लगता है उतना ही अकेला भी है। तरह तरह की चीज़ों से भरा हुआ है, उसी तरह जैसे उजास भीतर भर जाया करता है। ऊपर लकड़ी की छत में जगह जगह मकड़ी के जाले हैं। नीचे की ओर झूलते उनमें कई मरी मक्खियाँ उलझी फंसी हुई हैं। यही हाल दीवारों का भी है। कई जगह जालों पर कीड़ा जमा हुआ है। जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है। एक भी चीज़ तरतीब से नहीं है। दरवाजे से भीतर आते ही दाईं ओर दूध पिलाने का घड़ा रखा है। उस पर मैला सा कपड़ा है। माँ जब चूल्हे के पास से दूध पिला के फारिग होती है तो इसे यहाँ ले आती है। बाई तरफ एक टोकरा है, उसमें भेड़ की अनकती ऊन भरी हुई है। उसकी तहों के ऊपर कुछ थींगे हुए ऊन के फाये हैं। एक किनारे तकली रखी हुई है। एक कोने में खजूर की पत्तियां बिखरी हैं। बीच में कई बुनी हुई खजूर की पट्टियां पड़ी हुई हैं। दूसरे कोने में छोटी सी पुरानी मेज, उस पर टेलीविज़न रखा है। सिरहाने के साथ मैले से कपड़े में ढका एक कनस्तर जिस पर टेलीफोन है। बिजली के बल्ब का रंग बदरंग हो गया है। उस पर धूल ने पूरी तरह अधिकार जमा लिया है। माँ के सिरहाने ऊपर की ओर भीत पर एक कील में लकड़ी का चकौटा टंगा है। उस पर ढिबरी रखी है। छत तक धुएं ने एक लंबी लकीर बना दी है। बिजली चली जाने पर माँ इसे जला लिया करती होंगी। कमरे में बीड़ी की बास पसरी हुई है। चारपाई के नीचे देखता हूँ, वहाँ भी कई कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं। अधबुझी बीड़ी के टुकड़े, दिया सलाई की जली तिल्लियाँ, एक खजूर के पटे पर सूखा अनारदाना, कुछ आंवले, 8-10 अखरोट, 5 अनछीली पक्की हुई मक्खियाँ। एक दूसरे में उनके सिरे एक डोरी से बंधे हैं। नई फसल की मक्खियाँ देवता के लिए रखी होंगी। 2-4 गठरियाँ जिनमें कई किस्म की दालें हैं। इतनी चीज़ों के साथ माँ रहती है, उससे जुड़ी हुई है, उसके साथ ही सगी है। लेकिन मैं इन सब के बीच उस कमरे में पखला सा अकेला बैठा हूँ। वे जैसे मुझे पहचानने का प्रयास कर रही हों। कभी लगता है कि वे सभी मेरा उपहास उड़ा रही हों। माँ, घर, आंगन द्वार, खेत खलियान, जमीन जायदाद सब मेरे पास है, पर मैं आज इनसे कितना दूर चला गया हूँ। सूरज घर की छत के कोने से कुछ आगे सरक गया है। किरणें सिमटती हुई आंगन में चली गई हैं, कमरे के उजाले को अपने साथ लेती हुई। सुबह की बेला में अंधकार का एहसास होने लगा है। यह अंधेरा बाहर से कहीं ज़्यादा मेरे भीतर पसरा है। हालांकि मैं माँ के कमरे में हूँ, उनके बिस्तर पर बैठा स्नेह की गर्म में भीग गया हूँ, लेकिन परसों घर से बाहर रहने का एहसास उस स्नेह को मन तक नहीं पहुँचने देता। याद ही नहीं रहा कि मेरे हाथों में किताब का एक पैकेट भी है। इन नई पुस्तकों को मैं माँ को भेंट करने आया हूँ। आज तक एक भी पुस्तक छपने के बाद उन्हें नहीं दे पाया, ना ही कभी पुस्तक विमोचन समारोह में बुला पाया। जब भी कोई किताब आई है, मैंने उसे राज्यपाल या मुख्यमंत्री से ही रिलीज़ करवाया है, यह जानते हुए कि उन लोगों का साहित्य से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मंचों से गरीबी हटाने के नारे लगाने वालों का गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता। कागज़ों पर गांव और उसके परिवेश की सौंधी खुशबू बिखरने वाले हम लेखकों का जैसे वहाँ की गोबर मिट्टी से कोई वास्ता ही नहीं होता। यानी
पल भर के लिए एक औपचारिक सा छलावा, एक दिखावा भर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा भी ना था कि माँ को बुलाना नहीं चाहता था या उनकी यादें उस समय मेरे साथ न होती, लेकिन कई डर मन में घर किए रहते थे। सोचा करता कि आज का माहौल बिल्कुल अलग तरह का है, माँ कैसे इन बड़े लोगों के बीच अपने को एडजस्ट कर पाएगी। सबसे पहले तो उनका बस में बैठना ही किसी मुसीबत से कम नहीं। बैठते ही उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टियाँ करने लगेंगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा तो महज कनखियों से इधर उधर देख झटपट जेब से बीड़ी माचिस निकाल लेंगी और शॉल की ओट में सुलगा कर पीने लग जाएगी। एक दो दम लेते ही खांसी ऐसे शुरू होगी कि प्राण अभी गए अभी। जैसे कैसे समारोह में पहुंचेगी तो लोगों की नज़रें उन पर बराबर लगी रहेगी। बिना प्रेस किए कपड़े, प्लास्टिक के जूते उपहास का सबब बनने लगेंगे। फिर उनके मुंह से बीड़ी की बात आती रहेगी। उनके बाल भी ठीक तरह से नहीं होंगे, हालांकि शाल सिर पर ओढ़ी होंगी, पर काले सफ़ेद बालों की आपस में उलझी लड़ियाँ नीचे तक लटकी हुई दिखाई देती रहेंगी। उनमें घास के तिनके और सूखी पत्तियां फंसी नजर आएंगी। जैसे ही लोगों को मालूम होगा मेरी माँ आई है तो वे बार बार उनके पास बधाइयाँ देने जाएंगे, उनसे बातें करना चाहेंगे, कहीं कुछ पूछने लगेंगे। लेखक और पत्रकार बंधु तो अपनी जिज्ञासु बातों से माँ को कुरेदेंगे भी। पता नहीं माँ उनसे किस तरह बतियाएगी, क्या कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। बातें करते करते उसे खांसी आ गई तो सब कुछ किरकिरा जाएगा, और अगर कहीं उसे बीड़ी की तलब हो आई तो झट से सुलगा कर वहीं पीना शुरू कर देंगी। जलपान शुरू होगा तो छुरी कांटे से तो माँ खा नहीं सकेगी, खाएगी भी तो सभी का ध्यान उनके हाथों पर अवश्य जाएगा। गांव में घास पत्ती काटते, गोबर फेंकते, दूध बिलोते, लकड़ियाँ काटते, चूल्हे में रोटी सेकते, हाथ की बवाइयों से भरे होंगे, उनसे गोबर मिट्टी की बास आएगी। भले ही लोग मुंह पर कुछ ना बोलें, पर बातें तो बनाएंगे ही कि इतने बड़े लेखक की माँ ऐसी है निपट गवार। यह सब कुछ सहन भी कर लूँगा, फिर बच्चों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। इन स्मृतियों में खोए खोए माँ के बिस्तर पर लेट जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा बचपन लौट आया है। उस चारपाई पर मुझे यूं लगने लगा कि जैसे माँ की गोद में सोया हूँ। पालने में माँ मुझे झुला रही है। यह सुख और स्नेह बरसों बाद मिला है। मन कर रहा है कि यहीं सोया रहूं, कभी उठूं नहीं। अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि मेरी रचनाओं में गांव है, वहाँ का पूरा आंचल है, गरीब लोग हैं, खेत खलियान है, माँ है, उसका स्नेह है। लेकिन उन वास्तविकताओं से खुद कितने दूर चला आया हूँ। कोसों दूर माँ के बिस्तर पर लेटा अपने भीतर के लेखक को ढूंढते हुए लगता हूँ, फिर कहीं नहीं है। उसके कई चेहरे हैं या उन चेहरों पर कई तरह के मुखौटों की तहें चिपकी पड़ी हुई हैं। अपने को शहरी परिवेश और एलीट सोसाइटी में ऊंचा दिखाने के लिए, नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए, लोगों की वाह लूटने के लिए, पर उस उत्कर्ष का सही मायनों में मेरे भीतर के आदमी से जैसे कोई संबंध ही ना रहा हो। अनायास फिर एक ओर रखी अपनी किताबों पर हाथ जाता है। उनका स्पर्श पुनः उसी उत्कर्ष पर ले जाता है। क्या हुआ? माँ को नहीं बुलाया तो चलता है, सब कुछ चलता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर क्यों उन रोनियों का बोझ अपने कंधों पर ढोए चले। गांव, पहाड़, गोबर मिट्टी, खेत खलियान कागजों की पीठ पर उगते अच्छे लगते हैं, पर वास्तविक जीवन में तो नरक है, नरक। फिर मैं तो माँ का सम्मान करने ही आया हूँ। इधर तो ऐसे भी लेखक हैं जो या तो माँ बाप से अलग हो गए हैं या उन्हें किसी वृद्धाश्रम के हवाले कर दिया है। मैं माँ के चरणों में इन पुस्तकों को रखकर उनसे आशीर्वाद लूँगा, पश्चाताप करूँगा। वे खुश होंगी कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, लेखक है। वे पुस्तकें जैसे मेरे अहम को और भव्य बनाए जा रही हूँ। यही सब सोचते विचारते सहसा माँ के सिरहाने पर हाथ जाता है। कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है। मैं लेटे लेटे दायां हाथ पीछे करके एक सिरहाने के नीचे डालता हूँ, चौंक जाता हूँ, हड़बड़ी में उठता हूँ और सिरहानों को एक तरफ हटा देता हूँ। कोई किताब है, बाहर खींचता हूँ तो स्तब्ध रह जाता हूँ। आंखें उसके आवरण पर धंसती चली जाती है। मेरी सांस रुकने लगती है। जिस्म का सारा खून जैसे शिराओं में जम गया है।
यही मेरी ही नई पुस्तक है। पागलों की तरह सिरहानों की तरफ के खींदों की तहों को हटाता हूँ और उसके नीचे पड़ी सभी किताबों को बाहर खींच लेता हूँ। सभी मेरी हैं। भ्रम होता है कि कहीं अतीत में विचरते हुए मैंने ही अपना पैकेट वहाँ तो नहीं रख दिया था, पर पूर्ववत मेरे ही पास पड़ा हुआ उसे खोलता हूँ। जो पुस्तक मैं लाया हूँ वे सभी उसी में हैं। माँ के सिरहाने तो दूसरी प्रतियाँ हैं। पहली पुस्तक हाथ में लेता हूँ, उसे उलटता पलटता हूँ। उसके भीतर पृष्ठों में जगह जगह घास के तिनके और कुंबर फंसे हैं। पतझड़ का मौसम कमरे में समाने लगता है। सोचता हूँ कि माँ जब घास काटने घासड़ी में जाती होंगी तो वहाँ बैठकर उनके पन्नों को उल्टा पल्टा करती होंगी। दूसरी पुस्तक उठाता हूँ, उससे देखने लगता हूँ। उसके पन्नों को सरसों के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। पन्नों को उलटता पलटता हूँ। कई जगह नन्हे पीले फूलों की पंखुड़ियाँ चिपकी हैं। एक आध गेहूँ की बाली भी है। मेरा मन बसंत हो जाता है। माँ जब खेतों में साग चुनने जाती होंगी तो बैठकर पहले बीड़ी सुलगाकर अपनी थकान मिटाती होंगी। उसके बाद किताब के वर्कों को बदलती रहती होगी। अब तीसरी किताब हाथ में लेता हूँ। ये उपन्यास मेरा है। उसके भीतर से रात की रानी की खुशबू आ रही है और कमरे में फैलने लगी है। अनायास ही नज़र आंगन के उस पार चली जाती है। वहाँ रात की रानी का पौधा है। कितना बड़ा हो गया है। उसकी टहनियाँ चारों तरफ बिखरी हैं। मन बहुत पीछे चला जाता है। गर्मियों की रातें जब चांदनी से नहाई होती होंगी तो माँ अक्सर मुझे गोद में लिए यहाँ बैठा करती, कई कहानियाँ सुनाती। किताबों के पृष्ठों के बीच रात की रानी के फूल पड़े हैं। माँ इस किताब को चांदनी में बैठकर देखा करती होंगी। चौथी पुस्तक में आटे और लस्सी की छाछ सुगंध रची बसी है। पृष्ठों पर जगह जगह आटे सने हाथों की उंगलियों के निशान हैं। कहीं कहीं मक्खन की चिलहट ने अक्षरों को मिटा दिया है। माँ रोटी पकाती या फिर दूध दिलोते इसे निहारती और उठती रहती हैं। पांचवी कृति मेरे हाथ में है। अब उसके पन्ने से घने अंधेरे की गंध आने लगती है। उसमें बीड़ी की बांस घुल मिल गई है। पुस्तक के वर्कों को देखता पलटता हूँ। कई जगह अक्षर भूल गए हैं। बीच बीच में जली हुई बीड़ी की राख भी लगी है। एक जगह मरा हुआ जुगनू चिपक गया है। शायद उसे माँ घनी रात को बिस्तर पर हाथ में लिए बाँचती होंगी। यही मेरी याद आने पर रो लेती होंगी। फिर देर रात तक यूं ही बैठी बीड़ी पीती रहती होगी। अब छठी पुस्तक सिरहाने के नीचे से खींचता हूँ। मन अस्थिर होने लगता है। भीतर बौखलाहट होने लगती है। माथे से पसीना चू रहा है। उस किताब के भीतर पिता की कई पुरानी तस्वीरें हैं। उनमें कहीं माँ है तो कहीं मैं हूँ। माँ अपने इस लेखक बेटे के वैभव और उत्कर्ष को पिता के साथ स्मृतियों में बांट लिया करती होंगी। उसे किनारे रख कर सिरहाने में कुछ ढूंढने लगता हूँ। बिस्तर की तहों में से एक और किताब मिलती है। उसे निकालता हूँ। वह 7वीं पुस्तक है। देखता हूँ तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। ये नई किताब है जिसका विमोचन सप्ताह पूर्व ही हुआ है। उसके वर्कों से गोबर की गंध आ रही है। बाहर भीतर कई जगह गोबर सने हाथों के निशान पड़े हैं। एक दो जगह भेड़ की सफ़ेद ऊन के रेशे भी चिपक गए हैं। माँ उसे गौशाला के आंगन में पशुओं को बीच बैठ कर देख लिया करती होंगी। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई है। याद नहीं आता कि अपने जीवन में कभी इतना रोया हूँ। मेरे भीतर का समस्त वैभव उत्कर्ष बड़े बने रहने का दम बूंद बूंद माँ के बिस्तर पर झड़ने लगा है। मैं जैसे उस बिस्तर की तहों में खटमल की तरह घुसता धंसता चला जा रहा हूँ। मेरा रोआ रोआ अचरज और शर्मिंदगी से भर गया है। सिर टांगों के बीच धंसता जा रहा है। इस दीनताहीनता की स्थिति के बावजूद उस रोने का कोई सुख मुझे अधिक गिरने नहीं देता। ऐसा लगने लगता है कि माँ के कमरे की वे सभी चीज़ें मेरे अंतस में अगाध स्नेह और ममता का सागर उड़ेलती चली जा रही हूँ।
सामान्य सहज होने में मेरी भरपूर मदद करती चली जा रही हूँ। मैं अपने को संभालता हूँ। अचरज होता है, मन अब हल्का हो गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में किसी जिद में रोते रोते माँ की गोद में सो जाया करता और जब उठता तो बिल्कुल सहज होता। तभी किसी की आवाज़ भीतर के सन्नाटे को तोड़ देती है। दादी दादी अखबार। माँ इस समय गोबर फेंक रही हैं। आवाज़ सुनते ही झटपट टोकरा नीचे रख देती हैं। डाकिये के हाथ से अखबार छीन लिया है। मैं बिस्तर पर से उठकर दरवाजे की ओट में से सब कुछ देखता हूँ। वह अमरू डाकिया है। उसका घर हमारे घर से कुछ दूरी पर है। वह बराबर माँ के पास आता जाता रहता है। सारी बातें समझ में आने लगती हैं। माँ अखबार देख रही है और डाकिया बीच के पृष्ठों में से कुछ माँ को लिखता है। माँ उस अखबार को भीतर ले जाकर कहीं गौशाला में छुपा देती है। पूर्ववत गोबर फेंकने लग जाती है। मैं माँ के बिस्तर पर बिखरी किताबों को समेटने लगता हूँ और उसी तरह उनके छीनने लग जाता हूँ। अपने किताबों का पैकेट उठाकर बाहर निकल जाता हूँ। लग रहा है कहीं मनोबोझ किसी ने मेरे सिर पर लाद दिया हो। माँ बाहर का काम निपटा कर भीतर ही आ रही है। मैं बिल्ली के पाँव वहाँ से खिसक लेता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जैसे लगा कि रोम रोम मेरा बिल्कुल इस कहानी को महसूस कर रहा था। इसलिए मुझे लगा मैं आप सबको इस कहानी को सुनाऊं। थैंक यू। आप सुने और इसको शेयर करें।